बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है नव पाषाण काल, और इससे पहले मैंने आपको मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल से हम क्या समझते हैं? मानव के विकास के इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है उसे हम नव पाषाण युग कहते हैं। यह युग काफ़ी छोटा था, मतलब ये जो युग था नव पाषाण काल, ये बहुत ही छोटा युग था। और भारत में इसका प्रारंभ कब होता है? 4000 ईस्वी पूर्व में इसका प्रारंभ होता है भारत में। और इस युग में क्या होता है कि मनुष्य की जो जीवन शैली थी उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नव पाषाण काल मानव के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल नव पाषाण युग है। नव पाषाण काल प्रागैतिहासिक संस्कृति का तृतीय चरण माना जाता है। अब जैसे प्रागैतिहासिक काल में हमने कौन कौन से कालों के बारे में पढ़ा? पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो तीसरे में कौन सा काल आया? नव पाषाण काल। इसलिए इसे तृतीय चरण माना जाता है, जो पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल की तुलना में अधिक विकसित है। अगर हम तुलना करेंगे पुरा पाषाण मध्य पाषाण को नव पाषाण काल से, तो हम ये पाएंगे कि नव पाषाण काल अधिक विकसित था बाकी कालों की तुलना में। नव पाषाण अथवा नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। मतलब नियोलिथिक शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया किसके द्वारा? तो ये प्रयोग किया गया सर जॉन लुबाक द्वारा। कब किया गया? तो ये 1865 ईस्वी में। और किस में किया गया? इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो ये उन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। पुरातात्विक मिल्स बुर्किट का मानना है कि पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार में लाना, उसका प्रथम प्रयोग और घिसे हुए तथा पॉलिशदार पत्थर के औजार तथा मृत भांडों, मतलब मिट्टी के बर्तन या फिर वस्तु का निर्माण नव पाषाण काल कहलाता है। मतलब मिल्स बुर्किट जो पुरातात्विक थे, उन्होंने क्या कहा है कि पशुओं को जो पालतू बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, कृषि व्यवहार में आया, प्रथम प्रयोग घिसे हुए पॉलिशदार पत्थरों के औजारों का जो प्रथम प्रयोग हुआ और मृत भांडों का जो निर्माण हुआ, वो कब हुआ? नव पाषाण काल में। विश्व के अन्य भागों में नव पाषाण काल का प्रारंभिक ईस्वी पूर्व 9000 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो नव पाषाण काल का प्रारंभ कब होता है? ईस्वी पूर्व 9000 के लगभग। और भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नव पाषाण काल का प्रारंभ कब होता है? 4000 ईस्वी पूर्व 4000 के लगभग भारत में इसका प्रारंभ हो जाता है। प्राचीनतम नव पाषाणिक बस्ती मेहरगढ़, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वो बस्ती है। ठीक है, सबसे पहली मतलब प्राचीनतम नव पाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ में है, जिसकी तिथि का निर्धारण किया गया है ईस्वी पूर्व 7000 मानी जाती है। और ईस्वी पूर्व 5000 के पूर्व यहाँ के लोग क्या करते थे? मृत भांड का प्रयोग करना नहीं जानते थे। मतलब ईस्वी पूर्व 5000 के पूर्व ये लोग जो थे मृत भांड का प्रयोग करना नहीं जानते थे। उत्खनन में यहाँ से कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, सान पत्थर, ग्रीडिंग स्टोन जिसे कहते हैं, तथा पालतू जानवरों की अस्थियां मिलती हैं। अब उत्खनन से यहाँ क्या क्या मिलते हैं? कच्चे मकान मिलते हैं, पत्थर के कटोरे मिलते हैं, सान पत्थर जिसे ग्रीडिंग स्टोन कहते हैं, तथा पालतू जानवरों की अस्थियां मिलती हैं। नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि अग्नि का आविष्कार एवं कृषि की विधिवत शुरुआत की थी। तो नव का पाषाण काल में जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है वो है अग्नि का आविष्कार एवं कृषि की विधिवत शुरुआत।
अब हम आ जाते हैं नवपाषाण काल और पशुचारण मतलब पशुपालन। ठीक है, मनुष्यों को पशुओं का ज्ञान तो आदिकाल से ही था, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु गृह पशुपालन मतलब गृह में रखना, उसे पालना का कार्य बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम इसी काल में आरंभ होता है। इस काल में क्या होता है कि उस मतलब नवपाषाण काल के मानव अपने घर में ही पशुओं को रखना शुरू कर देते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। विद्वानों के अनुसार यह पशुपालन सर्वप्रथम उस प्रदेश में प्रारंभ हुआ होगा जो पामीर, काकेशस और रूसी तुर्किस्तान से घिरा हुआ हो। तो विद्वानों का ये मानना है कि पशुपालन जो सर्वप्रथम उस प्रदेश में प्रारंभ हुआ होगा जो पामीर, काकेशस और रूसी तुर्किस्तान से घिरा हुआ होगा। भारत में पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी और कुत्ता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब भारत की अगर बात की जाए, जो पालतू पशुएं हैं, जो पहली है गाय, फिर बैल, फिर भैंस, फिर बकरी और कुत्ता, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके पालन का प्रमाण मेहरगढ़, चिरांद आदि स्थानों में मिलता है। अब इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? तो इसका प्रमाण हमें मेहरगढ़ में मिलता है, जो हमने देखा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और चिरांद आदि स्थानों से मिलता है। इस काल में पशुचारण तथा कृषि का कार्य साथ साथ चलता रहा। मतलब इस काल में क्या होता है कि पशुचारण भी साथ साथ चलता है और कृषि कार्य भी साथ साथ चलता है। कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत प्रकृति में मानव के हस्तक्षेप का एक विशिष्ट स्वरूप था। जब कृषि और पशुपालन की शुरुआत होती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रकृति में मानव के हस्तक्षेप का आरंभ हो चुका था। उन्होंने हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था एवं यह मनुष्य, पशु तथा पौधों के बीच संबंधों का एक नवीन चरण भी था। अब इसमें क्या होता है कि मनुष्य, पशु और पौधों के बीच संबंधों का एक चरण स्थापित होता है, मतलब प्रारंभ होता है। इसमें पौधों और पशुओं को उनके प्राकृतिक वास के बाहर निकालकर एक प्रकार से कृत्रिम वातावरण में मानव का नियंत्रण के अंतर्गत मानव के लाभ के लिए चयनित प्रजनन और पालन करना शामिल था। अब क्या होता है कि पौधों और पशुओं को उनके प्राकृतिक वास से बाहर निकालकर उन्हें कृत्रिम वातावरण दिया जाता है मानव के द्वारा, मानव के नियंत्रण में और मानव के लाभ के लिए इसका ये पालन करना शामिल था। क्योंकि इससे मानव को लाभ होता, इसलिए इन्होंने इसका प्रारंभ करना शुरू कर दिया। पौधों का संग्रह एवं उन्हें उगाने तथा पशुओं को पकड़कर रख लेने एवं पशुपालन करने के बीच अंतर होता है। अब पौधों का संग्रह करना, उन्हें उगाना तथा पशुओं को पकड़कर रख लेना एवं पशुपालन करने के बीच काफ़ी अंतर होता है। अब अनाज को तैयार कर उपभोग करने के बाद कुछ बचा कर भी रखते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अनाज जो तैयार होता था वो कुछ उपभोग भी करते थे और कुछ बचा कर भी रखते थे, तथा जब उचित मौसम आता था तब वो उसकी बुआई करते थे और उस चरण को पौधों के पालतूकरण या कृषि की संज्ञा दी जाती थी। अब जो वो संग्रह करते थे, जो भी भोजन था उनका, वो उसे आधा खाते थे, आधा बचा कर रखते थे और उपयुक्त मौसम आने पर वो क्या करते थे, वो बुआई करते थे। और उस चरण को हम क्या कह सकते हैं कि पौधों के पालतूकरण या फिर कृषि की हम संज्ञा उसे दे सकते हैं। इस प्रकार जंगली जानवर पशुओं को उनके प्राकृतिक वास से बाहर निकालकर उन्हें पाला एवं कृत्रिम वातावरण में कृत्रिम प्रजनन कराया गया। अब क्या होता है कि जंगली जानवर पशुओं को भी जो उनका प्राकृतिक वास था उन्हें उससे बाहर निकालकर वो अपने नियंत्रण में ले लेते हैं ताकि लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। अब वो क्यों पालते हैं? ताकि उससे लोगों जो उस काल के मानव थे उन्हें मतलब उसे लाभ प्राप्त हो। अब आगे देखते हैं नवपाषाण काल और खाद्य उत्पादन।
विश्व संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से प्राप्त होता है। अब हमें सर्वप्रथम कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 9000 ईस्वी पूर्व में मिलता है। और जबकि भारतीय संदर्भ में क्या है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें भारत में 7000 ईस्वी पूर्व माना गया है। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें अगर पूछा जाए कि कहाँ से मिला है, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का। इस साक्ष्य के साथ क्या होता है कि नवपाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में कृषि उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, तथापि विंध्य पर्वत के आसपास इसके प्रमाण 5000 ईस्वी पूर्व से अधिक पुराने नहीं हैं। अब क्या होता है कि उत्तर पश्चिम भारत में कृषि उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, विंध्य पर्वत के आसपास भी इसके प्रमाण अधिक पुराने नहीं हैं। दक्षिण भारत में तो नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ 2500 ईस्वी पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। अब दक्षिण भारत में जो हमें उसका साक्ष्य मिला है नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ की, तो वो 2500 ईस्वी पूर्व से अधिक पुरानी नहीं है। और भारत के कुछ दक्षिणी और पूर्वी भागों में कुछ स्थल केवल 1000 ईस्वी पूर्व के ही हैं। इस काल में जो प्रमुख फसलें उपजाई गई वे हैं जौ, गेहूं, चावल और बाजरा। जो प्रमुख फसलें उगाई गई थी इस काल में वो क्या है? जौ है, गेहूं है, चावल है और बाजरा है। यह कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम विभिन्न जंगली किस्मों को कृषि जन्य किस्मों में परिवर्तित किया गया होगा। अब जितने भी जंगली किस्म थे, मतलब पौधे थे, उन्हें कृषि जन्य किस्मों में परिवर्तित किया गया मानवों द्वारा। ठीक है, और उपलब्ध जानकारी के आधार पर नवपाषाण संस्कृति की निश्चित विवेचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ से कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। अब मेहरगढ़ से हमें क्या मिला है? कृषि जन्य गेहूं और जौ की बहुत सारी प्रजातियां मिली हैं। और इस क्षेत्र में चूँकि सभी उत्खनन कार्य पूरा नहीं हुआ है, तथापि इसका स्तर 7000 ईस्वी पूर्व का लगता है। और यदि ऐसा है तो उसे महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग कम से कम बलूचिस्तान गेहूं और जौ के मूल कृषि क्षेत्र में आता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो उत्खनन कार्य पूरा नहीं हुआ है और इसका स्तर क्या है? 7000 ईस्वी पूर्व का ये लगता है, इसका अनुमान लगाया गया है। और यदि ऐसा है तो इसे महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग, जिसे कम से कम बलूचिस्तान को हम ले सकते हैं, गेहूं और जौ के मूल कृषि क्षेत्र में आता है, जो इस क्षेत्र से आगे यूरोप में दक्षिण पूर्वी यूनान और बाल्कन देशों तक विस्तृत माना गया है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के कोलीहिडवा स्थल से वन्य और कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है। अब हमें उत्तर प्रदेश की जो बेलन घाटी है के कोलीहिडवा स्थल से हमें क्या मिलता है? वन्य और कृषि जन्य दोनों प्रकार के हमें चावल प्राप्त हुए हैं, जो 6000 ईस्वी पूर्व तथा 5000 ईस्वी पूर्व के स्तर का माना गया है। एक ही स्तर पर चावल का सूत्रपात हुआ होगा। और चावल की खेती का सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिला है वो कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के कोलीहिडवा से प्राप्त होता है। अब हम आ जाते हैं नवपाषाण कालीन संस्कृति पर। तो भारत में सबसे पहले 1842 ईस्वी में रायचूर जिला मतलब कर्नाटक से नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं।
तब से भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जो साक्ष्य मिला है नवपाषाणकालीन संस्कृति का, तो वो 1842 ईस्वी में रायचूर जिला मतलब कर्नाटक से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद लगभग सभी क्षेत्रों में इस संस्कृति के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इस संस्कृति में संबंधित सामग्री जो है वो कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु आदि स्थानों से पाई गई है। ठीक है, तो ये सब प्रमुख कुछ जगह हैं जहाँ से ये पाई गई हमें इस संस्कृति की हमें जानकारी मिलती है, और कुछ संबंधित सामग्री भी हमें इस स्थानों से मिली है। मुख्यतः संस्कृति को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अब इस संस्कृति को मतलब नवपाषाणकालीन संस्कृति को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। पश्चिमोत्तर भारत में कश्मीर एवं उसके आसपास का क्षेत्र। मध्य भारत का विंध्य क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार का है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो झारखंड एवं उड़ीसा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम और हिमालय का तराई क्षेत्र तथा दक्षिणी भारत का क्षेत्र आंध्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। खेती की अर्थव्यवस्था पर आधारित नवपाषाणकालीन संस्कृति के प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं? भारत पाक के पश्चिमोत्तर भाग में मुख्य रूप से क्वेटा घाटी में लोरालाई और जोब नदियों की घाटियों से हमें प्राप्त होते हैं। किले गुल मोहम्मद, गुमला, राणा, गुंडई, अंजीरा, मुंडीगाक और मेहरगढ़ जो कच्चे मैदान में स्थित हैं, ये सारे कच्चे मैदान में स्थित हैं ये जगह, और उसके पुरातात्विक स्थलों से 7000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व के समय के हमें साक्ष्य मिलते हैं इन जगहों से। सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी संख्या में नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। अब बड़ी संख्या में कहाँ कहाँ में अवशेष मिले हैं नवपाषाणकालीन के? तो सिंधु घाटी के पूर्व में गंगा की घाटी, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में गुफ्फकराल और बुरजहोम कश्मीर में और चिरांद सारण बिहार में सम्मिलित है। तो और भी महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है गुफ्फकराल, बुरजहोम जो कि कश्मीर में है, और चिरांद सारण जो बिहार में सम्मिलित है। दक्षिण भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलों में आंध्र प्रदेश में आंध्र कोडेकल, उतनूर, नागार्जुनी कोंडा और पलावोय, कर्नाटक में तेकलकोटा, मास्की, टीट नारसीपुर, संगनकल्लू, हल्लूर और ब्रह्मगिरी, और तमिलनाडु में पेयमपल्ली सम्मिलित है। तो ये कुछ और भी दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हमें नवपाषाणकालीन के बहुत से साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नवपाषाणकालीन संस्कृति के औजार। तो इस काल में उपकरण बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः बदल गई थी। अब इस काल में क्या होता है कि औजार बनाने की जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है। अधिकांश उपकरण बनाने की प्रक्रिया पूर्णतः पत्थर के ही बनाए जा रहे थे। मतलब इस काल में भी पत्थर के ही बनाए गए थे, परंतु अब वे भद्दे स्वरूप के नहीं थे। अब उनका स्वरूप ही बदल गया था और उन्हें घिस कर चिकना कर लिया गया था, जिससे वे भद्दे नहीं लगते थे, जिसके कारण उनमें चमक आ गई थी और वे पहले की अपेक्षा अधिक धारदार हो गए थे एवं आकर्षक हो गए थे। और इस काल के पत्थर उपकरणों की सामग्री प्रायः काले अथवा भूरे रंग के क्वार्ट्जाइट पत्थर हैं। अब इस काल के जो पत्थर उपकरण हैं उसकी जो सामग्री है वो काले अथवा भूरे रंग के क्वार्ट्जाइट पत्थर हैं, पर कभी कभी उन्हें
चैल्सिडीनो अथवा अगेट पत्थरों पर भी बनाया गया है। हमने देखा क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर से बनाया गया है, पर अब हम देख रहे हैं कि चैल्सिडीनो अथवा अगेट पत्थरों से भी उसे बनाया गया है उन औजारों को। नवपाषाणकालीन उपकरणों पर या तो पूरे उपकरण पर पॉलिश है या कम से कम उनके ऊपरी तथा नीचे के सिरों की अवश्य पॉलिश किया गया है। मतलब जो नवपाषाणकालीन हमें उपकरण मिले हैं वो कम से कम उसके ऊपरी भाग पॉलिश किए मिले हैं या फिर उनकी जो निचले भाग हैं उनके सिरों को पॉलिश किया गया है। पॉलिश का अभिवार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ था। मतलब पॉलिश करने की जो शुरुआत हुई थी औजारों की वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही इसकी शुरुआत की गई थी, जो इस युग की एक बड़ी उपलब्धि थी। नवपाषाण काल के प्रातिनिधिक उपकरणों में सैल्ट एवं कुल्हाड़ी का नाम प्रमुखता से आता है। यद्यपि इस युग में स्लिंग स्टोन, हैमर स्टोन, पॉलिशदार फैब्रिकेटर आदि भी बनाए जाते थे। तो इसमें कौन कौन से उपकरण हैं? सैल्ट, कुल्हाड़ी का नाम प्रमुखता से आता है। यद्यपि इस युग में हमें स्लिंग स्टोन, हैमर स्टोन और पॉलिशदार फैब्रिकेटर आदि भी बनाए जाते हैं। नवपाषाण कालीन के उपकरण अपने पूर्ववर्ती मध्यपाषाण काल के उपकरणों से अत्यधिक बड़े थे। अगर हम तुलना करते हैं मध्यपाषाण काल के औजारों को नवपाषाण कालीन के औजारों से, तो नवपाषाण कालीन के औजार जो थे वो बहुत ही बड़े थे, परंतु पुरापाषाण काल के उपकरणों से छोटे थे। नवपाषाण काल की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस युग में भी लघु पाषाण उपकरण बनाने की परंपरा यथापूर्वत जारी थी। मतलब इस काल में ऐसा नहीं होता है कि छोटे उपकरण बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है। इस काल में भी लघु पाषाण उपकरण बनाए जाते हैं और ये जारी रहता है। और इस काल में हड्डी के उपकरण भी बनाए जाते थे जिन्हें पॉलिश करके चमकाया जाता था। नवपाषाणकालीन लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। ये पॉलिशदार पत्थरों का, औजारों का ये लोग हथियार बनाते थे और इनका प्रयोग करते थे। ये विशेषतः पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो नवपाषाणकालीन के लिए आज का इतना ही टॉपिक सही रहेगा। इसके बाद में ये ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है, तो इसमें मैं आपको आगे और बताऊंगी इसके बारे में जानकारी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बहुत लोग देखेंगे नहीं, इसलिए इतना ही शॉर्ट रहने देते हैं ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं पे अभी समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।